हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। वीडियो का टाइटल है ब्रह्मोस, हाउ इंडिया शॉक द वर्ल्ड विद अल्टीमेट मिसाइल दैट क्रश्ड पाकिस्तान। तो भाई साहब, दुनिया हैरान है इसके पीछे, मतलब कि किस तरह भारत की अल्टीमेट मिसाइल जो कि ब्रह्मोस है, किस तरह वो पाकिस्तान पर भारी पड़ी है, क्या सीन है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। केस स्टडी है ब्रह्मोस के ऊपर और ये जो हुआ है सब कुछ उसके ऊपर बड़ी डिटेल सी नॉलेज वाली वीडियो होने लगी है। तो स्टार्ट। India used one of its most feared weapons, the BrahMos missile, for the first time in combat in Operation Sindoor. दोस्तों, जब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया तो भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली। India is believed to have fired 15 BrahMos supersonic cruise missiles at Pakistani air bases. India has launched missile strikes against Pakistan tonight in an apparent response to a deadly terrorist attack in Indian-administered Kashmir 2 weeks ago. और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, इन दोनों बॉम्ब्स ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस टाइम की फुटेज है। इसी से शुरू हुई दोस्तों दुनिया की सबसे पहली न्यूक्लियर आर्म्स रेस। एक तरफ जहां अमेरिका के पास 30,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, सोवियत यूनियन ने 40,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए। यहाँ तक कि 1964 तक चाइना भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। लेकिन एक तरफ जहां सारी दुनिया अपने वेपन्स और आर्मी को अपग्रेड कर रही थी, उसी समय भारत की हालत इतनी खराब थी कि हमें हर बार किसी न किसी देश से मदद मांगनी पड़ती थी। In the uninhabited Aksai Chinplat of Ladakh, they constructed a road across Indian territory. Prime Minister Nehru is taking a cautious approach and is warning his people that the war may be long and hard. आपको पता है 1962 में जब चाइनीज हमारे जवानों को मार रहे थे, हमारे जवान हिमालय की पहाड़ों में ठंड से मर रहे थे। हमारे पास इतने कम वेपन्स थे कि नेहरू जी को जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सर, हमें फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम्स और यहाँ तक कि यूएस पायलट्स तक की जरूरत है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे सोल्जर्स हिमालय की ठंड में कैनवस की जूते पहनकर लड़ रहे थे। जी हाँ, कैनवस की जूते जो हम स्कूल में पहनते थे। इसी तरह 1971 में जब अमेरिका ने हमारे खिलाफ नेवी भेजी तो हमें फिर से सोवियत यूनियन से मदद मांगनी पड़ी। The United States has not and is not now intervening for any purpose whatsoever in the domestic affairs of India. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि 1947 से 1990s तक हम वेपन्स बनाना तो चाहते थे, लेकिन हमारे पास ना टेक था, ना पैसा, ना सिस्टम। इसीलिए हमें हर बार किसी ना किसी देश से मदद मांगनी पड़ती थी। जैसे कि जेट्स के लिए हमें फ्रांस जाना पड़ता था, ड्रोन्स के लिए हमें इसराइल के पास जाना पड़ता था और वॉरशिप्स के लिए हमें रशिया के पास जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, एक तब का भारत था और एक आज का भारत है। एक वक्त था जब भारत बाकी देशों से वेपन्स मांगता था और आज का भारत सिर्फ वेपन्स खरीदता ही नहीं बल्कि 85 कंट्रीज को डिफेंस एक्सपोर्ट भी करता है। India has seen a 334% increase in defense exports. India's defense exports are surging. The government says India supplies equipment to over 100 countries. और तो और आज फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी इंडियन कंपोनेंट्स और इंडियन सिस्टम्स यूज करते हैं। और दोस्तों, आपको सुन के खुशी होगी कि 2016-17 में जहां भारत सिर्फ 1522 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करता था, आज वही भारत FY 24-25 में 23,622 करोड़ के एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और अब जब हमने मिसाइल यूज करके दिखाया है, सऊदी अरेबिया से लेकर फिलीपींस तक, वियतनाम से लेकर ब्राजील तक, यूएई से लेकर मलेशिया तक कई सारे देश ब्रह्मोस खरीदने में इंटरेस्टेड है। और ये सब हुआ APJ अब्दुल कलाम की वजह से। तो क्या है ब्रह्मोस की कहानी? कलाम सर और उनकी टीम ने ब्रह्मोस कैसे बनाया और इस वेपन स्ट्रेटेजी से भारत को क्या फायदा होगा, जानेंगे इस एपिसोड में। जबरदस्त किस्म को बताएंगे ब्रह्मोस आखिर बना कैसे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। In the early morning hours of August 2nd, Iraqi armed forces, without provocation or warning, invaded a peaceful Kuwait. 8 साल जंग लगी रही इराक और ईरान की बीच। Skies choked, black smoke, a country savaged by fire.
Saddam Hussein unleashed a new kind of destruction. He ordered the Iraqi army to blow up the oil fields of Kuwait. It looks like what I envisioned hell would look like. The country of Kuwait is burning. From the beginning of the Gulf crisis, the underlying rationale for भारत में ये Saddam सारी चीजें Hussein has observe been करके oil. Iraq wants control of Kuwait's territory, its oil, and the money that comes with it. There was a real euphoria about Iraq as the next powerhouse in the region and a place with unlimited amounts of money. और जैसे ही सदाम ने कुवैत पर कब्जा किया, दुनिया को ये डर था कि अगर इराक और कुवैत दोनों भी सदाम हुसैन के हाथ लग जाते तो दुनिया के लगभग 20% ऑयल रिजर्व्स सदाम हुसैन के कंट्रोल में होते। और इसी कंट्रोल को तोड़ने के लिए गल्फ वॉर में अमेरिका खुद मैदान में उतर आया और बैटलफील्ड में अमेरिका ने उतारा एक ऐसा मिसाइल जिसने सदाम हुसैन की आर्मी को हैरान कर दिया। इस मिसाइल का नाम था टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की खास बात यह है कि 1300 किलोमीटर दूर से भी ये अपनी टारगेट को सर्जिकल प्रिसिशन के साथ हिट करती है। इसीलिए कई लोग इसे कहते हैं स्नाइपर इन द स्काई। यहाँ से क्रूज मिसाइल का दौर शुरू हुआ। हाँ भाई। With a range approaching 900 miles, it hugs the landscape. The Tomahawk is a terrific weapon. ये रडार मतलब पकड़ नहीं सकता, नीचे परवाज करता है। It's a significant development to the Navy. The Tomahawk system gives the Navy ships and submarines a chance to participate and take the fight to the enemy. और जिस तरह एक स्नाइपर 2 किलोमीटर दूर से भी एक आदमी के सर पर गोली मार सकता है, वैसे ही टॉमाहॉक हजारों किलोमीटर दूर से एक छोटी सी बिल्डिंग तक को टारगेट कर सकती है। सोचिए, अगर अमेरिका को पता हो कि ओसामा बिन लादेन शाम को 5:05 पर किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग में होगा, तो अमेरिका अपना टॉमाहॉक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर से छोड़ के उसी वक्त उसी बिल्डिंग को उड़ा सकता है। ये थी टॉमाहॉक की पावर और यही वजह थी कि पूरी दुनिया अमेरिका से डरने लगी और सारे देश एक के बाद एक अपने मिसाइल्स अपग्रेड करने लगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब पूरी दुनिया इन वेपन्स को यूज करके अपने आप को अपग्रेड कर रही थी, तभी भारत इतना गरीब देश था कि हमारे पास क्रूज मिसाइल्स थे ही नहीं और ऐसा कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी नहीं था जिसके जरिए हम क्रूज मिसाइल्स बना सके। और भारत वेपन्स रेस में बहुत ही तेजी से पीछे छूटा जा रहा था। लेकिन यहीं पर दोस्तों एंट्री होती है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। Awul Pakir Jainala bin Abdul Kalam, or APJ Abdul Kalam, as he is known as, is one such personality, the main force behind India's first successful satellite launch in 1980. Person behind India's current ambitious missile program. Developed countries have denied several technologies to us. So it was a challenge for the youngsters that when something is denied by the Western nations to you, can you develop it in India? And Dr. Kalam had a vision. He could lead team of youngsters by giving them vision, by telling them what they can do in the future. India is self-reliant in missile technology. We can design, we can develop, we can lead to protection any type of missiles. दोस्तों उस वक्त यानी 1991 के पहले सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और सोवियत यूनियन इतनी ताकतवर थी कि अमेरिका भी सोवियत यूनियन से डरता था। पर 1991 में सब कुछ बदल गया क्योंकि 1991 में हुआ फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। इंडिया उस दिन बड़ा सैड था क्योंकि इंडिया का बेस्ट फ्रेंड था। 13 के 14 मुल्क A country with a failing domestic economy, rising internal and external sector. अभी भी इतना बड़ा रशिया। The economy is in meltdown. In the countryside, malnutrition among pregnant women and children is common. You can see the anticipation in their faces. Most were leaving behind everything, their home, their jobs, some even their families, for a new life in the West. Gorbachev's resignation and the last lowering of the Soviet flag that flew over the Kremlin dome. The country cracks under the pressure. In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. दोस्तों ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन 15 अलग अलग देशों में बांट दिया गया। सोचो एक देश के 15 टुकड़े हो गए और रशिया की हालत इतनी खराब हो गई कि जो साइंटिस्ट स्पेस मिशन बनाते थे अब उनके पास सैलरी तक के पैसे नहीं थे। जो लोग मिसाइल्स टेस्ट कर रहे थे अब वो राशन की लाइन में खड़े थे और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि रशिया में इन्फ्लेशन 2000% तक पहुंच गया। और जब रशिया सोवियत यूनियन के टूटने का गम मना रहा था तब APJ अब्दुल कलाम ने देखा एक बहुत बड़ा
मौका। दोस्तों जब कुछ इंडियन साइंटिस्ट रशिया गए तब कलाम सर एक पुराने रिसर्च लैब में गए और तभी उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक सुपरसोनिक कंबशन इंजन एक कोने में पड़ा हुआ है। आपको पता है सुपरसोनिक इंजन क्या होता है? सुपरसोनिक इंजन एक मिसाइल को साउंड की स्पीड से भी लगभग 3 गुना तेज लॉन्च कर सकती है। यानी ये मिसाइल इतनी तेज है कि अगर दिल्ली से लॉन्च हो तो 7 मिनट में लाहौर जाकर डायरेक्टली टारगेट को हिट कर सकती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। तो कलाम सर ने जब इतने कीमती इंजन को धूल खाते हुए देखा तो उन्होंने रशियन साइंटिस्ट से कहा कि सर ये इंजन ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो रशियन साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ सर, ये हमने कुछ महीने पहले बनाया तो था, लेकिन हमारे पास इसको टेस्ट करने का बजट नहीं है। गवर्नमेंट ने ना हमारा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो कलाम सर ने कहा तो फिर रुक क्यों गए, हम दोनों मिलकर इसे पूरा करते हैं ना। भारत को भी इसकी जरूरत है और हमारे पास साइंटिस्ट भी हैं और फंडिंग भी है और आपके पास तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रेडी है, तो दोनों मिलके बनाते हैं ना उसको। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों ब्रह्मोस की कहानी। तो भारत के ब्रह्मपुत्रा और रशिया के मॉस्कवा नदी के नामों को मिलकर बना ब्रह्मोस। और फाइनली 12 जून 2001 में ब्रह्मोस का पहला टेस्ट किया गया। 3, 2, 1, BrahMos missile was first test fired on 12th June 2001 from Integrated Test Range Chandipur in a vertical launch configuration. BrahMos, the resultant creation, is a supersonic cruise missile, strikingly versatile in its use and deadly in its efficacy. The deadly missile has an armory of decisive advantages. अब सवाल ये है कि अगर ब्रह्मोस 2001 में टेस्ट हुआ था तो अब 2025 में अचानक से ब्रह्मोस की डिमांड इतनी कैसे बढ़ गई? दोस्तों ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, जब दुनिया ने भारत के मिसाइल्स की काबिलियत देखी। अब कई लोगों को लगता है कि ब्रह्मोस से हम सिर्फ पैसे कमाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये सुनकर बहुत गर्व होगा कि इसी वेपन्स ट्रेड स्ट्रेटजी से भारत को 3 बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल पावर्स मिलने वाले हैं। पहला, दुनिया को अब एक बात तो समझ आ गई है कि ये भारत अब वो भारत नहीं रहा जो मिसाइल के लिए दूसरों के पास जाएगा। आज दुनिया भर के देश खुद भारत के मिसाइल्स खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। पहले हम अमेरिका से हेलीकॉप्टर्स मांगते थे, फ्रांस से जेट्स, इजराइल से ड्रोन्स और रशिया से शिप्स, लेकिन आज का भारत खुद मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद अपने शिप्स बनाता है, यहाँ तक कि खुद अपने ड्रोन्स भी बनाता है। तो ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक सिंबॉलिक प्रूफ है कि भारत दुनिया के डिफेंस मैप पर अपनी पहचान बनाते जा रहा है। दूसरा, जब भी भारत किसी देश को मिसाइल देता है तो भारत उस देश के सिक्योरिटी सिस्टम का एक की पार्टनर बन जाता है। अब वो देश हमसे वेपन्स अपग्रेड करेगा, ट्रेनिंग लेगा, मेंटेनेंस करेगा और जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करेगा। तो ब्रह्मोस सिर्फ पैसे नहीं, भारत को जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, भारत धीरे धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस को टक्कर देने जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो भी कंट्रीज ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो सारे कंट्रीज चाइना के इन्फ्लुएंस को अपोज करना चाहते हैं। और अगर हम इनसे डिफेंस डील्स करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके चाइना के रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा 2016-17 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे 1522 करोड़, लेकिन आज 2025 में हम 23,622 करोड़ की एक्सपोर्ट्स पर पहुंच चुके हैं। इस ग्रोथ से ना सिर्फ पैसा आ रहा है बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी ग्लोबल स्टेज पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये इंडिया का ग्लोबल पावर बनने का सबूत है। ये है दोस्तों ब्रह्मोस की कहानी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टू टुडे गाइस। अगर आपको ये यार वीडियो खत्म तो ये थी यार, क्या केस स्टडी थी। मतलब ये सुपरसोनिक जो इंजन था ये साइड में पड़ा हुआ था, मतलब और अब्दुल कलाम सर ने भाई देखा, उन्होंने कहा कि क्यों ये किस लिए रखा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हमने कुछ हमारे पास कुछ बनाया लेकिन हमारे पास फंड नहीं है किसको, इसलिए मिलके करते। उन्होंने कहा मिलके ये नींव रखी गई है। तभी तो भाई इंडिया में कहते हैं अब्दुल कलाम सर ऐसे इंसान, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कोई हेटर ही नहीं है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी रिस्पेक्ट ऐसी करते हैं कि जैसी किसी की वाकई में, और उनकी वजह से ये ब्रह्मोस आई है। और एक वो टाइम जब इंडिया के पास मिसाइल ही नहीं थे, और आज वो टाइम के 16,000 से ज्यादा ब्रह्मोस सिर्फ इंडिया के पास, सिर्फ ब्रह्मोस की बात हो रही है। बाकी मिसाइल छोड़ दो, सिर्फ ब्रह्मोस की बात हो रही है। 16,000 के करीब ब्रह्मोस है। तो भाई ये वक्त भी आ गया, वक्त की बात है। और अभी पावरफुल कंट्री दुनिया का चौथा है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में शायद रशिया का और इंडिया का टक्कर चल रही है। अभी तो और भी भाई, अभी तो और भी आ रहे हैं। वाकई आपकी क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना। आप लोग बहुत ज्यादा रखना तो है।